नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आज आपके सामने उत्तराखंड का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य लेकर के आया हूँ, जहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किस स्थान पर मौसम, जलवायु और ऊंचाई एलिवेशन क्या रहेगा। मित्रों, आप मेरे पीछे उत्तराखंड का मानचित्र देख रहे होंगे। उत्तराखंड के इस मानचित्र में आपको 13 जिले नजर आ रहे होंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि उत्तराखंड के 9 जिले पूर्ण रूप से पर्वतीय हैं और इन 9 जिलों में क्योंकि पर्वतीय हैं, हिमालय से संबंधित हैं, उत्तराखंड भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इन 9 जिलों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, मैंने उत्तराखंड में हिमालय के जितने पार्ट्स हैं, ट्रांस हिमालय, लोगो हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक रेंज, सबको उत्तराखंड के मानचित्र में दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये चारों उत्तराखंड से गुजरते हैं। आप उत्तर के क्षेत्र में देखेंगे तो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय क्योंकि ये इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से ही पूर्व हो गया था। अब कैसे हो गया था, हम आपको थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। बिल्कुल डिटेल में हम उत्तराखंड का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। एक बॉल होता है जिससे आप हम क्रिकेट खेलते हैं। उस बॉल में अगर मैं छेद कर देता हूं, सपोज करिए आप, मैं छेद कर देता हूं, तो 1 मिनट आप होल्ड करिएगा। ये लीजिए, मेरे पास एक ग्लोब है। ये क्योंकि भारत की स्थिति यहां पर आप देखिए ध्यान से, ये भारत है। अब क्या करता हूं मैं, अगर इस बॉल से मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसको मैं यहां पर छेद कर देता हूं और इसको ऐसे स्पिन करता हूं, तो इसके स्पिन होने से क्या होगा, ये तो छेद है और बढ़ेगा। और जब ये छेद क्योंकि धरती के अंदर है, मैं इस तरह से बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहां पर गैप बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और इसके ठीक विपरीत दिशा में अगर मैं जाऊं, यहां पर विपरीत दिशा में जाऊं, तो यही छेद क्योंकि गोल आकृति है, यहां से अगर ये बढ़ रहा है ये हिस्सा इस तरह से, तो ये पीछे जाकर ऐसे मिल भी रहा होगा। क्यों मित्रों? मिलेगा ऐसे। और जब हिस्सा इस तरह से मिलेगा तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, ये ऐसे, और ये बनेगा वलित पर्वत। क्यों? क्योंकि आप ग्लोब को ध्यान से देखा आपने इधर से, और धरती लगातार स्पिन हो रही है, अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है। उसके घूमने से क्या होगा, लगातार ये होल्स बढ़ेगा और उसके विपरीत दिशा में लगातार ये ऊंचाई बढ़ेगी और इससे वलित पर्वतों का निर्माण होगा। और उन्हीं वलित पर्वतों में सबसे बड़ा वलित पर्वत है हिमालय। और हिमालय का निर्माण ऐसे ही हुआ क्योंकि दो प्लेट ऐसे टकराते रही, ऊपर को बढ़ता रहा। कौन सी ये दो प्लेट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय क्योंकि पहले से ही ऊंचाई वाला क्षेत्र था। ये है यूरेशियाई प्लेट और इसके नीचे ये है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तो मित्रों, ये प्लेट उत्तर दिशा में और ये प्लेट दक्षिण दिशा में इस तरह से मिलती रही और मिलने से ये वलन बना, क्योंकि बीच में टैथिस सागर था। अब वो सागर तो नहीं रहेगा। जब ऊपर को हिस्सा उठने लगा तो वलित पर्वत यानी हिमालय का निर्माण हुआ। और इस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो रीजन है इन दोनों के बीच का बड़ा भूकंप वाला क्षेत्र है ये। क्योंकि आपने किताबों में पढ़ा होगा, जहां दो प्लेट टकराती हैं वहां भूकंप, लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए उत्तराखंड का जोन 5 भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भूकंप आते हैं इस रीजन में। क्यों आते हैं? रीजन आप देख रहे हैं ना ध्यान से, ये ट्रांस हिमालय है और ये बृहद हिमालय है। ये हमारी प्लेट नहीं है, ये यूरेशियाई प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है जहां पर अब हम हैं। तो ये बीच में इसकी रेखा को, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की रेखा को हम बोलते हैं सचर जोन। ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रांस हिमालय है उत्तर के रीजन में, और ट्रांस हिमालय से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी आपने कश्मीर में देखा है, कश्मीर में भी ट्रांस हिमालय है, काराकोरम उसी का हिस्सा है, जास्कर उसी का हिस्सा है, लद्दाख की श्रेणी उसी का हिस्सा है, बृहद हिमालय तो दक्षिण में है। तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी है। हमने आपको पहले भी इससे पूर्व वीडियो भी देखेगा, उसमें भी बताया होगा। और इस रीजन में के नीचे हम देखते हैं बृहद हिमालय का क्षेत्र है। कौन कौन से जिले हैं मैं आपको बता दूं, मुख्यतः इसमें 3 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये 3 जिले हैं जो इस जोन में आते हैं। नीचे अगर हम देखते हैं तो ये बृहद हिमालय का क्षेत्र है, बृहद हिमालय। अब बृहद हिमालय की औसत हाइट देखिए आप, 4500 से 6000 मीटर, यानी कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटियां बृहद हिमालय में है। नंदा देवी, कंचनजंगा, उत्तराखंड में नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है जो बृहद हिमालय का ही एक पार्ट है। ये देखिएगा, यहाँ पर है चमोली और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर। जहां आपको मैं आप बता देता हूं कि 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। सोचिए आप, और सोचिए आप 3300 मीटर की हाइट पर है, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। होगा या नहीं होगा? अगर आप गर्मियों के मौसम में बृहद हिमालय जाएंगे
सपोज करिए आप 3 गुना कर देता हूँ, 5000 मीटर की हाइट पर गए, ठीक, तो आपका कितना डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा? तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आप गर्मी के मौसम में यहाँ पर जाते हैं और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है सूरज की वजह से, तो वहां जीरो हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट जहां पर तापमान जीरो हो जाए उसको हम बोलते हैं हिमरेखा। ये औसतन मानी जाती है 4400 मीटर। अगर आप समुद्र तल से 4400 मीटर ऊंचाई पर हैं तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। इसकी तो औसत हाइट भी 4500 से 6000 मीटर है। बेशक गर्मियों में हिमरेखा बढ़ जाएगी, मतलब 4400-4500 मीटर तक आपको बर्फ नहीं मिलेगी, मगर सर्दियों में 4000 मीटर पर भी बर्फ मिलेगी। बर्फ मतलब समझ गया भाई, 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने का मतलब क्या है? पानी का बर्फ बनना। तो इसीलिए 6 महीने तो यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, इंसान भी नहीं रहता। ये ज्यादातर निर्जन क्षेत्र है, आबादी नहीं है यहाँ पर। इसीलिए उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में इंडिया उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जबकि उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं, क्षेत्रफल खूब है, पॉपुलेशन नहीं है। इसकी वजह क्या है? ये बृहद हिमालय। आप ऐसे रीजन में तो नहीं रह सकते ना जहां पर पानी भी नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। इस वजह से यहाँ मंदिर है, हमारे पर्यटन स्थल के तौर पर मंदिर है, यहाँ पर चारों धाम है, लेकिन वो 6 महीने के लिए खुलते हैं। उसी 6 महीने में लोग यहाँ पर आते हैं, तब यहाँ पर होटल खुलते हैं, तमाम दुकानें खुलती हैं, लोग आते हैं, रौनक रहती है। अन्यथा तो ये निर्जन क्षेत्र कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि पॉपुलेशन नहीं है। जो आपको शहर दिखते भी है यहाँ पर, जोशीमठ, वो या तो घाटी में होंगे, तलहटी में, या वो 6 महीने के लिए 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार रहे होंगे, जिस वजह से लोग वहां पर आना पसंद करते हैं। और इन जिलों में आप देखेंगे तो बृहद हिमालय की ज्यादातर आबादी कहाँ रहती है? इस बृहद हिमालय के सीमा से सटे नीचे लघु हिमालय के इस क्षेत्र में। आप उत्तरकाशी को देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन उत्तरकाशी का नीचे है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 1200 से लगभग 2500 मीटर है। वहां बर्फ नहीं मिलेगी आपको भाई, 2500 मीटर पर हिमरेखा नहीं है, तो वहां पर क्या मिलेगी? वहां पर पॉपुलेशन मिलेगी। उत्तरकाशी की ज्यादातर पॉपुलेशन उत्तरकाशी, चिल्लालीसोड़, इधर इस तरफ है, हाँ? और आप रुद्रप्रयाग को भी देखेंगे तो बृहद हिमालय में पॉपुलेशन नहीं है, केदारनाथ की तरफ, केदारनाथ ऊपर है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? यहाँ पर रुद्रप्रयाग में। तो मतलब ज्यादातर आबादी रुद्रप्रयाग के, रुद्रप्रयाग शहर के आसपास है, और वो लघु हिमालय है। ये तो आप भी समझ पा रहे हैं कि ऊपर क्यों नहीं है। मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। चमोली को भी देखिए आप, गैरसैंण, ग्वालदम, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली। तो ज्यादातर पूरे चमोली की लगभग 50% आबादी यहाँ रहती है, इतनी छोटे रीजन में। इस लाइन के नीचे देखिए, क्योंकि ये लाइन एमसीटी कहलाती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की लाइन। बागेश्वर की ज्यादातर पॉपुलेशन आप देखेंगे तो यहाँ रहती है। बागेश्वर, बैजनाथ, कौशानी, इन क्षेत्रों में ही ज्यादातर आबादी है। पिथौरागढ़ को भी आप देखिए, पिथौरागढ़, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग। तो ज्यादातर आबादी का जो पावर है उत्तराखंड का, वो कहाँ पर है? लघु हिमालय में। जिले भी आप देखिए लघु हिमालय के अंतर्गत कौन से आते हैं? देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे जिले इसी के अंतर्गत आते हैं। हमने भी डिस्कस भी किया इसके ऊपर। बहुत बड़े बड़े पर्यटक स्थल है यहाँ पर, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, श्रीनगर, पौड़ी, लैंसडाउन, सारे के सारे आपके लघु हिमालय के क्षेत्र में है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 20 या 25 किलोमीटर तक की थी चौड़ाई। औसत ऊंचाई तो हम बात ही कर रहे हैं। यहाँ बृहद हिमालय, अब बृहद हिमालय में जंगल भी नहीं पाए जाते भाई। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई, 6 महीने बर्फ में तो पेड़ भी बड़ा नहीं होगा, जब बर्फ ढक देगी तो। और जब गर्मी पड़ेगी भी तो बर्फ छटेगी, लेकिन वो मखमली घास होगी, जिसको कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, उत्तराखंड में उनको बग्याल बोलते हैं। घास के मैदान, वो भी गर्मियों में नजर आते हैं। लेकिन लघु हिमालय में आपको सबसे ज्यादा जंगल मिलेगा, घना जंगल मिलेगा। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जंगल पौड़ी जिले में है, मजेदार बात। और पौड़ी जिले में ही सबसे ज्यादा विस्तार है लघु हिमालय का, क्योंकि इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। और उत्तराखंड के सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? पौड़ी में। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जंगल उत्तराखंड के किस जिले में है? नैनीताल में। यहीं पर तो विस्तार है इनका, ध्यान से देखिएगा। तो कुल मिलाकर ये लघु हिमालय की कहानी है जो हमने आपको बताई। उसके अगर आप दक्षिण में आएंगे तो शिवालिक का क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई तकरीबन 600 से 1200 मीटर की है। ये प्रवेश द्वार है हिमालय का, इसको बाह्यतम हिमालय भी कह सकते हैं। क्यों खास है? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बरसात यहीं पर होती है, नरेंद्र नगर यहीं पर है, मसूरी भी लगभग इसके बॉर्डर पर है, ठीक है। अच्छा, हम दून के बारे में बताना भूल गए। चलिए दून के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लघु हिमालय
और शिवालिक रेंज की बात करते हैं। देखिए ये शिवालिक हुआ और लघु हिमालय, इनके बीच में क्या है, जब आप लघु हिमालय की ओर जाते हैं तो बीच में संरचनात्मक घाटियां बन जाती हैं, इनको हम दून कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका शिवालिक और ऊपर लघु, इनके ठीक बीच में देहरादून है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है। इन संरचनात्मक घाटी को ही हम दून कहते हैं, जो बीच में बन जाती हैं। और पाट की दून नैनीताल में है, ये ठीक वही सीमा को इंडिकेट कर रहा है, लघु और शिवालिक के बीच की। अच्छा, हमने भी डिस्कस किया था कि शिवालिक में सबसे ज्यादा बरसात होती है, क्यों होती है? देखिए उत्तर पश्चिम से जब मानसून आता है, यहाँ से देखिए आप, मानसून की दिशा आपको पता है उत्तर पश्चिम से ही बनती है। जब उत्तर पश्चिम से, सॉरी दक्षिण पश्चिम, हाँ दक्षिण पश्चिम से जब मानसून आता है तो उत्तर पूर्व की ओर वो आता है। आपने केतली में पानी को गर्म किया, केतली में आपने पानी गर्म किया और पानी गर्म होकर ऊपर उठा। जब वो पानी गर्म हुआ तो भाप बना। अरब सागर से उसकी तुलना करिए, अरब सागर में जून के महीने में पूरा समुद्र गर्म हो रहा है, उबल रहा है, तो वो ऊपर उठा, उबल करके वो बादल बना। यहाँ भी आप कल्पना करिए केतली के साथ पानी की जब भाप ऊपर बनी तो आपने ऊपर एक प्लेट लगा दी, प्लेट लगाने क्या हुआ, बूंद बना और बूंद बन के गिर गया। ऐसे ही अरब सागर से आने वाले बादल को भी, वो तो ऊपर मंडरा रहा है, कोई चोटी का किनारा मिल जाए, जैसे पश्चिमी घाट, सबसे ज्यादा बरसात, सबसे ज्यादा विविधता उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां ऐसे चोटियां टकरा जाए। जब बचा कुचा मानसून उत्तर पूरब की ओर बढ़ता है तो यहाँ सबसे पहले कौन सी चोटियां टकराएंगी? ओपनिंग कहाँ से हो रही है? हिमालय की। बाह्य हिमालय कौन सा है? शिवालिक। तो झमझमा झमझम, और सबसे ज्यादा बरसात इस वजह से शिवालिक रेंज में होती है। उसके बाद जो बचा वो ऊपर गया, जो बचा वो ऊपर गया, ऊपर तो रेगिस्तान बन जाते हैं। मध्य हिमालय के क्षेत्रों में, बृहत हिमालय तक तो आप जाते पानी बचता ही नहीं, जो बचा वो बर्फ बना, तो वो रेगिस्तानी क्षेत्र बन जाते हैं। लद्दाख के यहाँ भी मिलेंगे ऐसे क्षेत्र जो जम जाते हैं। वो शिवालिक रेंज फेमस है बरसात के लिए, हमने अभी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं भाबर और तराई के क्षेत्रों की। ये भी उत्तराखंड के हिस्से हैं। उत्तराखंड के 2 ही जिले ऐसे हैं जो मैदानी हैं, कंप्लीटली मैदानी क्षेत्र, उधम सिंह नगर और दूसरा है आपका हरिद्वार। हम बात कर रहे थे मैदानी क्षेत्रों की। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं, निकलते निकलते अपने साथ वो कंकड़ पत्थरों को तोड़ते फोड़ते हुए नीचे को लाती है। कंकड़ पत्थर तोड़ते चूरा बन जाते हैं, आप खनन करते हो उनका, रेत निकालते हो चूरे पत्थर का, वो बड़े बड़े पत्थरों का चूरन ही तो है जो नदियां खुद तोड़ फोड़ कर लाती हैं अपने साथ। जब वो प्लेन में आती हैं तो वो साइड में जमा कर देती हैं। देखिए एक नदी इस तरह से आती है, और जब वो पहाड़ों से आती है तो पत्थरों को साइड में ऐसे जमा करते हुए जाती है, इस तरह से। देखिए ध्यान से, इस तरह से हर साल ऐसे ये प्रोसेस चलेगा। हर साल पत्थर आएंगे, चूरा बनेगा, टूटेगा। ध्यान से देखिए ऐसे, इस साल ये चूना पत्थर आया, ये जो पत्थर आया, चूरा आया, इसको हम बोलते हैं खादर, नवीन को। जब ये नीचे को आया, अगले साल ये फिर आएगा तो ये आगे को खिसक जाएगा। समझ रहे हैं आप? मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, ये कहानी भी इसी से जुड़ी है, कैसे मैदानों का निर्माण हुआ। आप सपोज करिए एक साल में 1 मीटर का क्षेत्र पीछे खिसक गया नई मिट्टी आने से, तो अब नदी पत्थर साइड में बिछा रही है तो उबड़ खाबड़ जमीन को तो वो प्लेन कर देगी ना। सपोज करिए यहाँ उबड़ खाबड़ था, नदी ने भर दिया इस रीजन को, 1 साल में 1 मीटर, 2 साल में 2 मीटर, उबड़ खाबड़ जमीन प्लेन। सोचिए आप, 1 लाख साल से नदियां बह रही हैं, 1000 किलोमीटर के क्षेत्र को तो उसने क्या कर दिया, समतल कर दिया और मैदानों का निर्माण कर दिया। ऐसे ही तो निर्माण हुआ गंगा के मैदान का, यमुना के मैदान का, इन नदियों ने मैदानों का निर्माण ऐसे ही किया। और ये नदियां जब यहाँ पर आई तो देखिए भावर का रीजन है। भावर के रीजन में क्या होता है, क्योंकि नदी जब पहाड़ से आती है तो मोटे मोटे पत्थर लाती है, चूरा भी होता है, मोटे मोटे पत्थर भी होते हैं, लेकिन वो मोटे मोटे पत्थर तब तक आते हैं जब तक नदी का ढाल होता है। यानी पहाड़ से जब प्लेन में आती है, जहां तक पहाड़ है वहां तक तो पत्थर ढाल की वजह से नीचे गिरते रहेंगे, मगर जहां से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाएगा, सपोज करिए ये पहाड़ है, इस तरह से आ रही है, तो ये ऐसे 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 मोटे मोटे पत्थर भी आए, लेकिन जहां से प्लेन शुरू हो गया तो उन मोटे पत्थरों को फोर्स थोड़ी मिलेगा। आप तो प्लेन रीजन में आ गए, अब ढाल भी नहीं है, तो पत्थर वहीं रुक जाते हैं। मोटे मोटे पहाड़ों से आ रहे थे, पहाड़ों में ढाल था, नदी नीचे की ओर आ रही थी, तो मोटे पत्थर भी आ रहे थे, अब रुक गए, एक जगह पर इकट्ठा हो गए, और उस रीजन को हम बोलते हैं भावर। रामनगर का, हल्द्वानी का, काठगोदाम का, हरिद्वार का, ये वही क्षेत्र है जहाँ खेती नहीं हो पाती, मोटे मोटे पत्थर मिलते हैं। आप हल चलाइए, कुदाल चलाइए तो पत्थर ही मिलेगा ना। तो ये भावर का क्षेत्र है जहाँ पर नदी मोटे मोटे पत्थर छोड़कर मैदानों की तरफ पड़ती है, और उसके बाद खेती होती है तराई के क्षेत्र में, यानी कि ये रीजन उधम सिंह नगर और नैनीताल, हरिद्वार के नीचे गंगा का क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र है। यहाँ पर खूब पानी बहता है, सिंचाई होती है,
और सिंचाई होने से खेती होती है। प्लेन, मैदान और पानी हो गई खेती। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खेती यहीं पर होती है। उत्तराखंड की 16% आबादी उधम सिंह नगर में और 19% आबादी हरिद्वार में रहती है। कुल मिलाकर 35% आबादी इन्हीं 2 जिलों में रहती है। इंडस्ट्रियल एरिया भी यहीं पर है। इस वजह से मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का केंद्र ज्यादा बना हुआ है। और तराई का ही क्षेत्र है उत्तराखंड में, क्योंकि गर्म क्षेत्र है तो चावल का खूब उत्पादन होता है, नकदी फसलें खूब होती हैं, गन्ना यहाँ की सबसे बड़ी नकदी फसल है। ये भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है। आगे हम डिस्कस करेंगे और भी भौगोलिक जानकारी के बारे में। लेकिन आपको ये वीडियो टोटली कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।